दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपनी ससुराल वालों से परेशान हो गई थी। अब सारी हदें पार हो चुकी थी। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने अपने बड़े भाई को कॉल करके बुलाया। वो मुझे अपने साथ ले गए और फिर उन्होंने विशाल के बारे में जानकारी निकलवाई। जो सच उन्हें पता चला कि वो हम सब कभी सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि विशाल, मेरा नाम दिशा है, और जिस दिन मेरी बेटी ने जन्म लिया था, मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरे हाथों में आ गई। मैंने अपनी नन्ही सी बेटी का नाम तारा रखा था। उसे पहली बार अपनी गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हूँ। उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसका मासूम सा चेहरा और उसकी हल्की सी मुस्कान देखकर मैं अपने सारे दर्द भूल गई थी। मुझे लगा था कि घर वाले भी उसे देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति विशाल, मेरी सास और मेरी ननद जिया कमरे के अंदर आए। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को उनकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उनके चेहरे देखकर मेरी मुस्कान वहीं रुक गई। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि सबके चेहरे उतरे हुए थे। मेरी सास ने बच्ची की तरफ एक नज़र देखा और फिर मुंह फेर लिया। जिया ने भी बच्ची को गोद में लेने की जरूरत तक नहीं समझी, और विशाल भी बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है, लेकिन कुछ ही देर के बाद मुझे एहसास हो गया कि उन्हें बेटी होने की खुशी नहीं थी। वो चाहते थे कि उनके घर में बेटा पैदा हो, ताकि उनके खानदान का नाम आगे बढ़े। उन्हें ऐसा लगता था कि बेटी का कोई महत्व नहीं है। उनकी खामोशी ही मुझे सब कुछ बता चुकी थी। उस पल मेरे दिल को जितनी चोट लगी थी, उसे मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकती थी। जिस बेटी को मैं अपनी सबसे बड़ी खुशी मान रही थी, उसी बच्ची को उसके अपने लोग बोझ समझ रहे थे। अस्पताल में रहते हुए भी किसी ने मेरी तबीयत नहीं पूछी, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कैसी हूँ। सबके मन में बस यही था कि बेटा क्यों नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद जब डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी, तो मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। मुझे लगा था कि शायद घर पहुंचने के बाद सबका मन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घर में कदम रखते ही मुझे एहसास हो गया कि अब मेरे लिए पहले जैसा कुछ नहीं रहने वाला। मेरी सास और ननद ने शुरू से ही मुझे ताने देने शुरू कर दिए थे। मैं अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी, शरीर में कमजोरी थी, बच्ची रात भर रोती थी, इसीलिए मेरी नींद भी पूरी नहीं होती थी। लेकिन किसी को मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी सास हर बात पर यही कहती कि अगर बेटा हुआ होता तो आज घर में जश्न होता, लेकिन तुमने तो लड़की पैदा कर दी। जिया भी हर वक्त मुझे ताने मारती रहती थी। वो खुद बहुत लापरवाह थी, घर का कोई काम ठीक से नहीं करती थी, लेकिन मुझसे सारे काम करवाती रहती थी। मैं बच्ची को संभालती, फिर भी रसोई का काम करती, घर की सफाई करती, सबके लिए खाना बनाती, लेकिन इसके बाद भी उन्हें मुझ में सिर्फ कमियां ही दिखाई देती थी। उस दिन मैं अपने कमरे में बैठी अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे दूध पिला रही थी। मेरी डिलीवरी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए मुझे अभी आराम की जरूरत थी। तभी बिना दरवाजा खटखटाए जिया मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ताने भरे अंदाज में बोली, क्या बात है भाभी, अब तो आपको घर आए कई दिन हो गए, लेकिन अभी भी आप कमरे में ही बैठी रहती हैं। लगता है इस बच्ची का बहाना मिल गया आपको काम करने से बचने का। फिर उसने मेरी बेटी की तरफ देखकर बहुत बुरे शब्द कहे और बोली, पता नहीं कहाँ से ये मनहूस आ गई है, इसके पैदा होते ही घर की सारी खुशियां खत्म हो गईं। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मैंने अपनी बेटी को और कसकर सीने से लगा लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने अपनी बेटी के सामने रोना नहीं चाहा। मैंने सिर्फ इतना कहा, जिया ऐसा मत कहो, ये भी इस घर की बच्ची है, इसमें इसका क्या कसूर है। लेकिन उसने मेरी बात सुनने के बजाय और भी कटु बातें कहनी शुरू कर दी। तभी मेरी नज़र विशाल पर पड़ी, जो कमरे के दरवाजे पर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मुझे लगा था कि वो अपनी बहन को ज़रूर रोकेगा और कहेगा कि मेरी पत्नी और बेटी के बारे में इस तरह की बातें मत करो, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। उस पल मुझे अपनी बेटी के लिए जितना दुख हुआ, उससे कहीं ज़्यादा अपने पति के लिए हुआ। क्योंकि जिस इंसान से मुझे सबसे ज़्यादा सहारे की उम्मीद थी, वही सबसे पहले मेरा साथ छोड़कर चला गया। उसकी खामोशी ने मुझे यह एहसास करा दिया कि इस घर में मुझे और मेरी बेटी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी,
और उस दिन मेरे मन में पहली बार अपने पति के लिए गुस्सा और शिकायत दोनों एक साथ पैदा हो गए। और फिर एक दिन मेरी सास ने अचानक कहा कि हमें गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, वहाँ एक ज़रूरी काम है, इसलिए हम सभी अभी निकल रहे हैं। मैंने उनकी बात सुनी तो तुरंत विशाल से कहा, मैं अभी इस हालत में अकेली घर पर कैसे रहूंगी? मेरी डिलीवरी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, ऊपर से तारा भी बहुत छोटी है। अगर रात में उसे कुछ हो गया या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो मैं क्या करूंगी? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मुझे लगा था कि वो मेरी बात को समझेगा, लेकिन उसने बिल्कुल आराम से कहा, अरे बस रात तक की ही तो बात है, हम लोग रात में वापस आ जाएंगे। तुम चाहो तो अपनी किसी दोस्त के घर चली जाना, वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। मैंने कहा, लेकिन तुम लोग तो गाड़ी लेकर जा रहे हो, मैं इतनी छोटी बच्ची को लेकर अकेले कैसे जाऊंगी? पहले मुझे मेरे किसी दोस्त के घर छोड़ दो, उसके बाद तुम लोग भी चले जाना। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी पीछे से मेरी सास तेज आवाज में बोली, हमें पहले ही बहुत देर हो रही है, अगर विशाल तुम्हें छोड़ने जाएगा तो हमारा आधा दिन रास्ते में ही निकल जाएगा। तुम कोई टैक्सी बुला लेना, अब हमें निकलने दो। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं समझ गई थी कि उन्हें मेरी या मेरी बेटी की कोई चिंता नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपनी जल्दी थी। विशाल ने भी एक बार मेरी तरफ नहीं देखा, उसने माँ की बात मानी और बिना कुछ बोले गाड़ी में जाकर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में सब लोग घर से चले गए और मैं अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए घर के गेट पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उस पल मेरे दिल में बहुत गुस्सा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी सहने की ताकत खत्म हो चुकी है। मैं इस घर में रहते हुए हर दिन अपमान सह रही थी और अब ये लोग मुझे मेरी छोटी सी बच्ची के साथ अकेला छोड़कर भी चले गए थे। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिर ये घर और ये सब कुछ मेरी मेहनत की कमाई से बना था, मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रह रही थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपनी कंपनी के मैनेजर को कॉल किया। वो कई सालों से मेरे साथ काम कर रही थी और बहुत ही भरोसेमंद थी। मैंने उससे कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, मुझे अभी घर से निकलना है। उसने बिना कोई सवाल किए कहा कि मैडम, मैं अभी आती हूँ। करीब आधे घंटे बाद वो गाड़ी लेकर घर पहुँच गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत मेरे हाथों से तारा को बहुत प्यार से गोद में लिया और बोली, मैडम, पहले आप आराम से गाड़ी में बैठिए, फिर बताइए कहाँ चलना है। उसने इधर उधर देखा और पूछा, विशाल सर कहाँ है? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, उन्हें छोड़ो, अभी मुझे किसी अच्छे होटल में ठहरने का इंतजाम कर दो, मैं वहाँ कुछ दिन रह लूंगी। मेरी बात सुनकर उसने तुरंत कहा, मैडम, होटल जाने की क्या ज़रूरत है? आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरा घर बड़ा है, आप आराम से वहाँ रह सकती हैं, आपको और बेबी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार किसी अपने जैसा एहसास हुआ। मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। थोड़ी देर बाद हम उसके घर पहुँच गए। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरा और तारा का बहुत प्यार से स्वागत किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने के घर आ गई हूँ। वहाँ पहुँचते ही उसने सबसे पहले तारा को मेरी गोद से लिया, बहुत प्यार से उसे नहलाया, उसके कपड़े बदले और साफ सुथरे कपड़े पहनाए। फिर उसने मेरे लिए गर्म खाना बनाया और कहा कि मैडम, पहले आप खाना खाइए, उसके बाद आराम कर लीजिए, मैं तारा का ध्यान रख लूँगी। कई दिनों के बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई बिना किसी मतलब के मेरी चिंता कर रहा है। खाना खाने के बाद मैं उसके घर के एक कमरे में जाकर बैठ गई। उसने मेरे हाथ में एक कप चाय रख दी और कहा, आप आराम से बैठिए, मैं बेबी को संभाल लेती हूँ। मैं चाय का कप हाथ में लेकर चुपचाप बैठी रही। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर चली गई और मैं अनजाने में कई साल पीछे अपने पुराने दिनों में पहुँच गई। मुझे अपना वो समय याद आने लगा जब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। मेरी अपनी एक बड़ी पेपर और पैकेजिंग कंपनी थी। मैंने उसे अपनी मेहनत से खड़ा किया था। हमारी कंपनी में अलग अलग तरह के पैकेजिंग बॉक्स, पेपर बैग, फूड पैकेजिंग और पेपर से बने कई दूसरे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे। हमारा सामान शहर की कई बड़ी दुकानों, फैक्ट्रियों और नामी कंपनियों तक जाता था। कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे। कोई मशीनें संभालता था, कोई डिज़ाइन तैयार करता था, कोई पैकिंग देखता था, तो कोई माल की सप्लाई का पूरा इंतज़ाम करता था। ऊपर वाले की कृपा और हमारी मेहनत से कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मार्केट में हमारी अच्छी पहचान बन चुकी थी। लोग हमारे काम की तारीफ करते थे और नए नए क्लाइंट्स हमसे खुद जुड़ना चाहते थे। मेरे पिताजी का भी अपना बहुत बड़ा और सफल बिजनेस था, लेकिन मैंने हमेशा यही चाहा था कि लोग मुझे सिर्फ उनके नाम से नहीं,
बल्कि मेरी अपनी मेहनत से पहचाने। इसीलिए मैंने कभी उनके बिजनेस का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी अलग कंपनी शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार नुकसान भी हुआ, कई रातें बिना सोए गुजरी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और मेरी कंपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने लगी। जब भी कोई मेरी कंपनी का नाम लेकर उसकी तारीफ करता था, तो मेरे दिल को बहुत खुशी होती थी, क्योंकि वो पहचान पूरी तरह मेरी अपनी मेहनत का नतीजा थी। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है, जब मेरी कंपनी की एक बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग थी। ये मीटिंग हमारे एक बड़े क्लाइंट के साथ नए पैकेजिंग प्रोजेक्ट को लेकर रखी गई थी। उस प्रोजेक्ट की कीमत भी काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उसका मिलना हमारी कंपनी के लिए बहुत अहम था। तय समय पर मैं कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गई। वहां पहले से मेरी टीम मौजूद थी। कुछ देर बाद क्लाइंट अपनी पूरी टीम के साथ अंदर आया। उनकी टीम में एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी था, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहा था। मैंने उसे पहली बार उसी दिन देखा था। वो देखने में बहुत साधारण लेकिन बेहद आत्मविश्वासी इंसान था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सादगी थी। उसने कमरे में मौजूद हर इंसान का मुस्कुराकर अभिवादन किया और फिर पूरे प्रोजेक्ट के बारे में इतनी साफ और समझदारी से बात की कि मैं भी उसकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उसके बोलने का तरीका बहुत शांत था, उसमें किसी तरह का घमंड नहीं था। वो अपनी टीम को भी पूरा सम्मान दे रहा था और हर सवाल का जवाब बहुत धैर्य से दे रहा था। पहले ही मुलाकात में मुझे लगा कि ये इंसान अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार, जिम्मेदार और भरोसेमंद है, और शायद मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यही पहली मुलाकात आगे चलकर मेरी ज़िंदगी की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। उस पहली मुलाकात के बाद हमारी कई बार मीटिंग्स हुई और हर बार हमारी बातचीत सिर्फ काम को लेकर ही होती थी। लेकिन धीरे धीरे हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलने लगा। शुरुआत में हम सिर्फ क्लाइंट और कंपनी के तौर पर मिले थे, लेकिन समय के साथ हमारी बातचीत में एक अपनापन आने लगा। मीटिंग खत्म होने के बाद भी हम कई बार कुछ देर तक बातें करते रहते थे, कभी काम को लेकर तो कभी अपनी जिंदगी के बारे में। धीरे धीरे मुझे विशाल के बारे में और ज्यादा जानने का मौका मिला। उसका शांत स्वभाव, उसकी ईमानदारी और हर इंसान से सम्मान से बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, चाहे सामने वाला छोटा कर्मचारी हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, सबको बराबर इज्जत देता था। उसकी यही बातें मुझे बाकी लोगों से अलग लगती थी। वहीं दूसरी तरफ विशाल भी मेरी सोच और मेरे काम करने के तरीके से काफी प्रभावित था। उसे अच्छा लगता था कि मैं अपने पिताजी के इतने बड़े बिजनेस से अलग अपनी खुद की पहचान बना चुकी थी। वो हमेशा मेरी मेहनत की तारीफ करता था और कहता था कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके परिवार के नाम से नहीं, बल्कि उसके अपने काम से होती है। उसकी ये सोच मुझे और भी अच्छी लगती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हम एक दूसरे की खुशियों और परेशानियों को समझने लगे थे। हमें पता ही नहीं चला कि कब एक अच्छी दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। एक दिन विशाल ने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसने कहा कि वो इस शहर में सिर्फ काम और अपनी पहचान बनाने के लिए आया है। उसके पिता का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था और उसके बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसके परिवार में उसकी माँ और उसकी बहन थी, जिनका ख्याल रखना उसका सबसे बड़ा फर्ज था। उसने बताया कि वो एक छोटे से गांव से आता है और उसने बहुत ही मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसका सपना था कि वो अपनी माँ का सर गर्व से ऊंचा करे, ताकि उन्हें कभी ये महसूस न हो कि उनके बेटे ने कुछ नहीं किया। उसने मुझे बताया कि गांव में रहते हुए उसने बहुत मुश्किलें देखी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था और अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। उसकी बातें सुनकर मैं अंदर से बहुत प्रभावित हुई। मुझे उसकी दौलत या उसकी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे उसके विचार और उसका अच्छा इंसान होना सबसे ज्यादा पसंद था। मुझे लगा कि जिंदगी बिताने के लिए एक अच्छा दिल और अच्छी सोच ज्यादा जरूरी होती है, और यही वजह थी कि मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। जब मैंने पहली बार अपने घर में विशाल के बारे में बताया, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे परिवार वाले मेरी खुशी को समझेंगे। लेकिन जैसे ही पिताजी को पता चला कि विशाल एक साधारण परिवार से है, तो उन्होंने तुरंत शादी के लिए मना कर दिया। मेरे पिताजी की अपनी बहुत बड़ी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। उनकी कंपनी शहर की जानी मानी कंपनियों में से एक थी। उनकी कंपनी में बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग, फ्लैट, दुकानें और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाए जाते थे। इसके अलावा ज़मीन खरीदने, बेचने और नए प्रोजेक्ट तैयार करने का काम भी उनकी कंपनी करती थी। शहर में लोग उनके काम और ईमानदारी पर भरोसा करते थे। उनकी कंपनी में इंजीनियर, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट
और बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे बड़े भाई राज भी पढ़ाई पूरी करने के बाद पिताजी के साथ बिजनेस संभालने लगे थे। वो रोज़ ऑफिस जाते थे, नए प्रोजेक्ट की मीटिंग में हिस्सा लेते थे और धीरे धीरे पिताजी से बिजनेस की हर छोटी बड़ी बात सीख रहे थे। पिताजी चाहते थे कि आने वाले समय में राज ही पूरी कंपनी की जिम्मेदारी संभाले और वो भी पूरी मेहनत से इस काम में लगे हुए थे। मैं घर की सबसे छोटी बेटी थी, इसलिए पिताजी और राज दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं और अपनी मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाऊं। लेकिन जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती मेरे अपने परिवार की थी। पिताजी ने मुझसे कहा कि दिशा, विशाल अच्छा लड़का हो सकता है, लेकिन हमारे परिवार और उसके परिवार में बहुत फ़र्क है। तुम्हें इस रिश्ते के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें बहुत अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। लेकिन मैंने भी अपनी बात उनके सामने रखी। मैंने कहा, पापा, मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक अच्छा इंसान चाहिए और विशाल जैसा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि मेरे पास खुद का बिजनेस है, मेरा अपना फ्लैट है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। शादी के बाद भी मैं अपना काम करती रहूँगी और विशाल मेरे साथ इसी शहर में रहेगा। वो वापस गाँव नहीं जाएगा। मैं आपसे भी हमेशा मिलती रहूँगी और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पिताजी मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि मैं एक ऐसे परिवार में शादी कर रही हूँ जहाँ मेरी जिंदगी मुश्किल हो सकती है। उन्हें लगता था कि मेरे लिए हमारे बराबर का परिवार ही सही रहेगा। वो मेरी खुशी चाहते थे, लेकिन वो विशाल को सिर्फ उसकी आर्थिक स्थिति से देख रहे थे। उसके दिल और उसकी मेहनत को नहीं समझ पा रहे थे। मैंने कई दिनों तक पिताजी को मनाने की कोशिश की। मैं उनसे बार बार कहती रही कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर इंसान अच्छा हो तो वह हर मुश्किल में साथ देता है। लेकिन पिताजी अपनी जगह सही समझ रहे थे और मैं अपनी जगह उस समय पर। मेरे और पिताजी के बीच पहली बार इतनी बड़ी बात को लेकर मतभेद हुआ था। लेकिन मैंने भी मन बना लिया था कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी विशाल के साथ बितानी है तो मैं अपने फैसले पर खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैंने जिस इंसान को चुना है वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में मेरी ज़िंदगी किस तरह बदलने वाली है और जिस इंसान के लिए मैंने अपने परिवार के सामने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वही रिश्ता आगे चलकर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। लेकिन फिर मैंने बहुत मनाने के बाद उन्हें बहुत समझाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे पता है कि शुरुआत में आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं विशाल को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो मेरी इज्जत करता है, मेरा ख्याल रखता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझे समझता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ अपनी खुशी मांग रही हूँ। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से मेरी माँ और पिताजी दोनों बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें मेरी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। मेरी माँ आखिरकार मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठकर बोली, बेटा, ये क्या तरीका है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हमसे बात करो। ऐसे खाना पीना छोड़ देना कोई हल नहीं है। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ, मैं जानती हूँ आप लोग मेरी चिंता करते हो और जो भी सोच रहे हो वो मेरी भलाई के लिए ही सोच रहे हो। लेकिन विशाल गलत इंसान नहीं है। वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। मुझे पूरा भरोसा है उस पर और मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा और परिवार का नाम ही सब कुछ नहीं होता। एक अच्छा जीवन साथी होना भी बहुत ज़रूरी होता है माँ। मेरे पास अपना कमाया हुआ पैसा है। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है। मेरे पास अपना घर भी है। लेकिन इन सब चीज़ों के होते हुए भी मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे, और विशाल मेरे लिए वही इंसान है। मैंने माँ से कहा कि विशाल अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ आने तक के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो अपने परिवार से रिश्ता तोड़े। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर इस रिश्ते को स्वीकार करें, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद के बिना मेरी शादी अधूरी रहेगी। मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी शुरुआत आप लोगों की खुशी और आशीर्वाद के साथ करना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर माँ काफ़ी देर तक चुप रही। उन्होंने मेरे चेहरे को देखा और शायद उन्हें समझ आ गया था कि मैं विशाल को लेकर कितनी गंभीर हूँ। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं।
बस हमें डर था कि कहीं तुम्हें आगे चलकर कोई परेशानी ना हो, लेकिन अगर तुम्हें पूरा भरोसा है तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद माँ ने पिताजी से बात की। शुरुआत में पिताजी भी काफ़ी सोच में पड़ गए थे, लेकिन जब माँ ने उन्हें मेरी बातें बताईं और कहा कि हमारी बेटी अपनी ज़िंदगी का फैसला सोच समझ कर ले रही है, तो आखिरकार पिताजी भी मान गए। उन्होंने कहा कि अगर विशाल सच में अच्छा इंसान है और हमारी बेटी को खुश रख सकता है, तो हमें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। फिर माँ ने मेरे भाई को भी समझाया। शुरुआत में भाई भी थोड़ा नाराज़ था, क्योंकि वो हमेशा से मेरी चिंता करता था और उसे डर था कि कहीं मैं कोई गलत फैसला ना ले लूं। लेकिन जब उसने विशाल से बात की और उसे जाना, तो उसकी सोच भी बदल गई। उसे भी समझ आ गया कि विशाल दिल का बहुत अच्छा इंसान है और वो मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकता है। जब दोनों परिवारों की तरफ से हाँ हो गई, तो मैंने सबसे पहले विशाल को ये खुशखबरी दी। उसकी आंखों में खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी इतनी आसानी से हो पाएगी, क्योंकि उसे डर था कि शायद मेरे परिवार वाले कभी तैयार नहीं होंगे। लेकिन मैंने उसे कहा था कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर विशाल ने अपनी फैमिली को शहर बुला लिया। उसकी माँ और बहन भी हमसे मिलने आईं। शुरुआत में उनके मन में भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मुझे समझा, तो उनके मन में भी मेरे लिए प्यार और अपनापन आ गया। दोनों परिवारों की मौजूदगी में बहुत धूमधाम से हमारी शादी हुई। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हर दुआ पूरी हो गई हो। शादी के बाद मैं और विशाल अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। शुरुआत में सब कुछ नया था, नया घर, नई जिंदगी और नई जिम्मेदारियां। लेकिन मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि मेरे साथ विशाल था। वो हर कदम पर मेरा साथ देता था। उसकी माँ और बहन भी कुछ दिन हमारे साथ रहीं, फिर धीरे धीरे अपने घर चली गईं और हमारी ज़िंदगी अपने तरीके से आगे बढ़ने लगी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा कि मैंने सोचा था। विशाल ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और मेरे साथ मिलकर अपने काम पर ध्यान देने लगा। वो बहुत मेहनती था और हर चीज़ को पूरी जिम्मेदारी से करता था। मुझे उस पर बहुत गर्व होता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए इतना अच्छा इंसान चुना है। मैं सच में विशाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो सिर्फ मेरा पति नहीं, बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी बन गया था। मैं अपने काम में पूरा ध्यान देती थी और वो भी मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता था। मेरे खाने से लेकर मेरी तबीयत तक हर चीज़ की चिंता उसे रहती थी। कभी मैं काम में इतनी व्यस्त हो जाती कि समय पर खाना भी नहीं खा पाती, तो वो खुद मेरे लिए खाना लेकर आ जाता और कहता कि काम ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में मुझे अपने काम की वजह से काफ़ी समय अपने कमरे में रहना पड़ता था, लेकिन रात का समय हम दोनों के लिए सबसे ख़ास होता था। जब हम अपने सारे काम ख़त्म कर लेते, तो साथ बैठकर खाना खाते थे। उस दौरान हम दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। कभी अपने पुराने किस्से याद करते, कभी भविष्य के सपने देखते और कभी बस ऐसे ही बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब पूरी तरह बदल गई है। मुझे एक साथी मिल गया जिसके साथ मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। विशाल की छोटी छोटी बातें मुझे बहुत खुश कर देती थी। उसका मेरे लिए परेशान होना, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना और बिना कहे मेरी ज़रूरतों को समझ जाना मुझे हमेशा महसूस कराता था कि मैंने ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला लिया है। हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि मेरे पास मेरा कारोबार था, मेरा घर था और सबसे ज़रूरी मेरे साथ विशाल था, जो हर दिन मुझे ये एहसास दिलाता था कि मैं उसके लिए कितनी ख़ास हूँ। और फिर एक दिन अचानक विशाल की माँ और उसकी बहन हमारे घर आ गईं। उन्हें इस तरह अचानक देखकर मैं थोड़ी हैरान ज़रूर हुई, लेकिन मैंने तुरंत मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। फिर विशाल की माँ ने कहा, बेटा, गांव वाले घर की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। वहाँ बहुत मरम्मत करवाने की ज़रूरत है। दीवारों में दरारें आ गई हैं, छत भी जगह जगह से टपकने लगी है। इसलिए हमने सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे पास आकर रह लेते हैं, जब तक वहाँ का काम पूरा नहीं हो जाता। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? इतना कहकर उन्होंने विशाल की तरफ देखा। विशाल ने मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोला कि नहीं माँ, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये घर आपका भी है। आप जितने दिन चाहें आराम से यहाँ रहिए। फिर वो दोनों मेरे पास आईं और बोली, बहू, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? मैंने भी मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये भी आपका ही घर है। आप यहाँ बिल्कुल अपने घर की तरह रहिए। आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और फिर अपना सामान कमरे में रख दिया। शुरू के कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। उनका व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल बदल गया था। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, मुझे बेटा कहकर बुलाती थी, कभी मेरे लिए चाय बना देती, तो कभी पूछती कि आज ऑफिस में ज़्यादा काम तो नहीं था। विशाल की बहन जिया भी हर समय भाभी भाभी कहकर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। कभी मेरे साथ बैठकर बातें करती, कभी मेरे कपड़ों की तारीफ करती, तो कभी कहती कि भाभी आप सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे भी उस समय यही लगता था कि शायद मेरी सारी चिंताएं बेकार थी और हम सब मिलकर एक परिवार की तरह खुशी से रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे उनके व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई, जिन्हें मैंने पहले नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं किसी की बात का गलत मतलब नहीं निकालना चाहती थी। लेकिन समय के साथ उनकी बातें और उनका रवैया बदलने लगा। ये घर मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ था, ये गाड़ी भी मैंने अपने दम पर ली थी और घर की हर एक चीज़ में मेरी मेहनत लगी थी। लेकिन अब वो लोग इन सब पर ऐसे हक जताने लगे थे, जैसे ये सब उन्हीं का हो। अगर घर में कोई सामान इधर से उधर करना होता, तो बिना मुझसे पूछे कर देती। अगर कोई नया सामान मंगवाना होता, तो खुद ही फैसला कर लेती। अगर कोई रिश्तेदार आने वाला होता, तो मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझती थी। मुझे ये सब थोड़ा अजीब ज़रूर लगता था, लेकिन मैं सोचती थी कि आखिर वो विशाल की माँ है और कुछ दिन की ही तो बात है, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उनका व्यवहार और बदल गया। अब वो छोटी छोटी बातों पर मुझे टोकने लगी थी। अगर मैं सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती तो कहती कि बहू, घर की औरतें इतनी सुबह घर छोड़कर नहीं जाती। अगर मैं किसी ज़रूरी मीटिंग की वजह से देर से लौटती, तो उनका चेहरा पहले से ही गुस्से से भरा होता। जैसे ही मैं घर के अंदर कदम रखती तो कहती, ये कोई समय है घर आने का? रात हो गई है। बहू होकर इतनी देर तक बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे? तुम्हें अपने घर की भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं उन्हें समझाना चाहती थी कि मेरा काम ही ऐसा है। कई बार लगातार मीटिंग्स चलती हैं, कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर मुझे खुद काम देखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी देर होना मेरी मजबूरी होती है। लेकिन वो मेरी बात पूरी सुनने से पहले ही अपनी बात कहना शुरू कर देती थी। मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुन लेती थी और फिर विशाल की तरफ देख लेती थी। मुझे उम्मीद रहती थी कि शायद वो मेरी तरफ से कुछ कहेगा, लेकिन वो उस समय भी चुप रहता था। शायद वो अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से माँ बेटे के रिश्ते में कोई परेशानी आए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कभी खाने में नमक कम होने पर ताना मिल जाता, कभी किसी काम में देर होने पर सुनना पड़ता, कभी मेरे कपड़ों पर, तो कभी मेरे ऑफिस जाने पर बातें सुननी पड़ती थी। जिया भी अब पहले जैसी नहीं रही थी, जो पहले हर समय भाभी भाभी कहकर मेरे साथ बैठी रहती थी। अब वही अपनी माँ के साथ मिलकर छोटी छोटी बातों पर मुझे ताना मार देती थी। कभी कहती कि भाभी, आपको तो घर के काम करने की आदत ही नहीं है। कभी कहती कि इतना पैसा कमा लेने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं घर का माहौल खराब करना नहीं चाहती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर मैं चुप रहूंगी तो शायद एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर दिन उनके ताने बढ़ते ही जा रहे थे। मैं बाहर से चाहे कितनी भी मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। ऑफिस का काम अलग था और घर का माहौल अलग। कई बार मैं अपने कमरे में जाकर अकेले बैठ जाती थी और सोचती थी कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैंने तो हमेशा इन्हें अपना परिवार माना, फिर भी ये लोग मुझे अपनाने के बजाय हर समय मेरी कमियां क्यों ढूंढते रहते हैं। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस आई तो मेरा मन बहुत ज़्यादा भारी था। उस दिन भी एक छोटी सी बात पर माँ ने मुझे काफ़ी कुछ सुना दिया था। रात को जब हम दोनों अपने कमरे में थे, तब मैंने आखिर हिम्मत करके विशाल से बात की। मैंने उससे कहा कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ मेरी भी माँ जैसी है और जिया भी मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उनका हमेशा सम्मान करती हूँ, लेकिन अब उनकी बातें मुझे अंदर से बहुत परेशान करने लगी हैं। वो हर छोटी छोटी बात पर मुझे टोकती हैं, बिना वजह ताने देती हैं और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हर बार चुप रह जाती हूँ। लेकिन अब ये सब मेरे लिए सहना मुश्किल होता जा रहा है। तुम उनसे प्यार से बात करो, उन्हें समझाओ कि मैं जानबूझकर कुछ नहीं करती। मेरा काम ही कुछ ऐसा है जिसमें कभी कभी देर हो जाती है। मैं घर और काम दोनों संभालने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरी बात सुनकर विशाल कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम तो जानती हो, माँ गांव के माहौल में रही है, उनकी सोच अलग है।
उन्हें शहर की ज़िंदगी और यहाँ के काम करने का तरीका समझने में थोड़ा समय लगेगा। अगर मैं अभी उनसे कुछ कहूँगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और वो यही सोचेंगी कि शादी के बाद बेटा बदल गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं सही समय देखकर उनसे प्यार से बात करूँगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दे दी, क्योंकि मुझे अपने पति पर भरोसा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद सच में आने वाले दिनों में सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। और जब भी घर से माँ का फ़ोन आता, मैं उन्हें कुछ नहीं बताती थी और हमेशा यही कहती कि हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, और वो सुनकर खुश हो जाती थी। पिताजी से मेरी बात बहुत कम होती थी, तो वो भी अपने काम में बिजी ही रहते थे और मुझे भी बहुत कम टाइम मिलता था। माँ का ही मेरे पास कभी कभार फ़ोन आ जाता था, लेकिन मैंने उन्हें कभी किसी बारे में कुछ नहीं बताया था। बस हमेशा यही कह दिया करती थी कि हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, और फिर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई हो। सबसे पहले मैंने ये बात विशाल को बताई, वो मुस्कुराया और उसने मुझे गले लगा लिया। उसके बाद हमने ये खुशखबरी घर के सभी लोगों को बताई। शुरुआत में सब बहुत खुश हुए। मेरी सास ने भी मुझे आशीर्वाद दिया और जिया भी मेरे पास बैठकर तरह तरह की बातें करने लगी। उस दिन के बाद एक बार फिर से घर का माहौल पहले से थोड़ा अच्छा हो गया। मेरी सास और जिया मेरा ख्याल रखने लगी, मुझे समय पर खाना देती, आराम करने के लिए कहती और कोई भी भारी काम नहीं करने देती थी। मेरी तबीयत का भी ध्यान रखती थी। ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ सच में बदल गया है और अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। मैंने भी डॉक्टर की सलाह के बाद ऑफिस जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी सबसे पहले थी। ऑफिस का पूरा काम विशाल संभालने लगा और मैं घर पर आराम करती थी। कभी किताब पढ़ती, कभी अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े देखती, कभी उसके आने के बाद की बातें सोचती रहती थी। मैं हर दिन नए सपने बुन रही थी। मुझे लगता था कि अब हमारा परिवार पूरा होने वाला है। वक्त भी इतनी तेजी से गुजर रहा था कि पता ही नहीं चला कब 4 महीने बीत गए, कब 5 महीने निकल गए और कब छठा महीना भी आ गया। हर महीने में नियमित रूप से डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती थी, ताकि बच्चे की सेहत के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। एक दिन मैं विशाल के साथ अस्पताल गई, जहां मेरा अल्ट्रासाउंड होना था। जांच के दौरान डॉक्टर ने बहुत ध्यान से सब कुछ देखा, फिर मुस्कुराकर कहा कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। उसी दौरान डॉक्टर ने मुझे ये भी बता दिया कि मेरे गर्भ में बेटी है। ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात बस ये थी कि मेरा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था। चाहे बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों एक समान थे। लेकिन उसी पल मुझे अपनी सास की बातें याद आ गईं। वो अक्सर कहती थी कि हमें तो पोता चाहिए, हमारे घर का वंश आगे बढ़ाने वाला बेटा ही होना चाहिए। विशाल हमारा इकलौता बेटा है, इसलिए पहला बच्चा बेटा ही होना चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर मुझे हमेशा बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं कभी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं मानती थी। दिन धीरे धीरे गुजरते रहे और आखिर वो दिन भी आ गया जब एक रात अचानक मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। विशाल मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गया। वहाँ डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ देर बाद मेरा ऑपरेशन हुआ और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब पहली बार मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हों। मैं उसे देखकर रोने लगी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां, मासूम सा चेहरा और बंद आंखें देखकर मेरा दिल भर आया। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जैसे ही मेरी सास और जिया को पता चला कि बेटी हुई है, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने ना तो मुझे बधाई दी और ना ही बच्ची को प्यार से गोद में लिया। उन्होंने मुझसे ठीक से बात करना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने ये भी महसूस किया कि विशाल भी पहले जैसा खुश नहीं था। उसने हमारी बेटी को देखा जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। उस दिन से उसने मुझसे बहुत कम बात करनी शुरू कर दी। अस्पताल से छुट्टी मिली और जब हम अपनी बेटी को लेकर घर वापस लौटे, तब भी किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि घर पहुंचने पर बच्ची का स्वागत होगा, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। घर आने के बाद मेरी सास और जिया ने मुझे और मेरी बेटी को ताने देना शुरू कर दिया। वो कभी मुझे मनहूस कहती, तो कभी मेरी बेटी को अपशकुन बोलती। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे इस बात की होती थी कि वो लोग मेरे ही घर में रह रहे थे,
मेरी ही मेहनत के पैसों से सारी सुविधाएं उठा रहे थे और उसी घर में मेरी बेटी का अपमान कर रहे थे। अब तक मैं सिर्फ विशाल की खातिर सब कुछ सहती रही थी, लेकिन अब बात मेरी बेटी तक पहुंच चुकी थी और एक माँ अपनी बेटी के लिए सब कुछ सह सकती है, लेकिन उसका अपमान नहीं। एक दिन मेरी सास और जिया ने गांव जाने का फैसला किया। विशाल भी उनके साथ जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं अभी ऑपरेशन के बाद पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हूँ। मेरी गोद में छोटी सी बच्ची है, मैं अकेली कैसे रहूंगी। मैंने विशाल से कहा कि अगर तुम्हें जाना ही है तो पहले मुझे मेरी किसी दोस्त के घर छोड़ दो, उसके बाद तुम आराम से चले जाना। लेकिन उसने बिल्कुल लापरवाही से कहा कि तुम खुद ही किसी ऑटो या टैक्सी से चली जाना, अभी हमारे लिए गांव जाना ज्यादा जरूरी है। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तभी मेरी सास ने भी ताना मारते हुए कहा, वैसे भी तेरी ये मनहूस बेटी मरने वाली नहीं है, इसे लेकर जहां जाना है चली जा। उनकी ये बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर वार कर दिया हो। उस पल मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं इन लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी, क्योंकि जो लोग मेरी मासूम बेटी से इतनी नफरत करते हैं, उनके साथ रहना मेरे लिए और मेरी बच्ची दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने उस समय उनसे कुछ नहीं कहा। उनके जाने के बाद मैंने अपनी मैनेजर को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। फिर मैंने अपने घर पर ताला लगवा दिया और सिक्योरिटी गार्ड को साफ कह दिया कि जब तक मैं खुद ना कहूँ, इस घर का ताला किसी भी हालत में नहीं खुलेगा। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी मैनेजर के घर चली गई। वहां पहुंचकर पहली बार मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरा मन अभी भी बहुत भारी था। मैं यही सोच रही थी कि जिन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वही लोग मेरी बेटी को बोझ समझ रहे हैं। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा तो विशाल का कॉल था। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने फ़ोन उठाया तो वो गुस्से में बोला, ये क्या तरीका है? तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं आई? हम लोग घर के बाहर खड़े हैं और घर पर ताला लगा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहा। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल शांत आवाज़ में बोली, अच्छा, घर पर ताला लगा है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने कहा, तुम अभी के अभी यहाँ आओ। मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। कुछ देर के बाद मेरी सास का फ़ोन आया। इस बार शुरुआत में वो बहुत प्यार से बोली, बेटा तुम कहाँ हो? देखो आधी रात हो गई है, हम लोग घर के बाहर खड़े हैं। सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि घर के मालिक ने ताला खोलने से मना किया है। ऐसा मत करो, जल्दी घर वापस आ जाओ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने शांत आवाज़ में कहा, मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं आऊँगी और ताला किसने लगाया है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरी बात सुनते ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। वो ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगी और बोली, मनहूस औरत, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी के अभी यहाँ और घर का ताला खोल, हमें अंदर लेकर चल। उनकी आवाज़ में गुस्सा और लालच दोनों साफ सुनाई दे रहे थे, लेकिन इस बार मैं डरने वाली नहीं थी। मैंने बिना एक शब्द बोले फ़ोन काट दिया और उसी पल मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपनी बेटी और अपने सम्मान के लिए हर कदम उठाऊंगी, क्योंकि मेरी सहन करने की सारी हदें अब खत्म हो चुकी थी और अब मेरी बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थी। मैंने बिना एक पल गवाए अपने भाई राज को फ़ोन किया। जैसे ही उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मेरी आवाज़ सुनते ही समझ गए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तभी मैं खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी। मैंने उन्हें बताया कि शादी के बाद कैसे शुरुआत में सब ठीक था, फिर धीरे धीरे मेरी सास और जिया का व्यवहार बदलने लगा, कैसे उन्होंने मुझे हर छोटी बात पर ताने देने शुरू कर दिए, किस तरह मेरी बेटी होने के बाद उन्होंने मेरी बच्ची तक को मनहूस कहना शुरू कर दिया और आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि अब मेरी बेटी इस घर में सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं वहां से निकल आई और अपने मैनेजर के घर आ गई। मेरी सारी बातें सुनने के बाद भाई का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में कहा कि तू पागल हो गई है क्या? तू अब तक ये सब अकेले क्यों सहती रही? तूने हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? क्या हम तेरे अपने नहीं हैं? अगर तू पहले बता देती तो ये लोग तेरे साथ इतना सब करने की हिम्मत ही नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि तू अभी बता कि तू कहाँ पर है, मैं इसी वक्त तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने उन्हें अपनी मैनेजर के घर का पता भेज दिया। करीब आधे घंटे के बाद भाई वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो एक पल के लिए चुप हो गए। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी हमेशा हंसने वाली बहन की हालत इतनी खराब हो जाएगी। फिर उनकी नज़र मेरी छोटी सी बेटी पर गई। उन्होंने उसे बहुत प्यार से अपनी गोद में उठाया, उसके माथे को चूमा और मुस्कुराकर बोले, अरे ये मेरी प्यारी सी भांजी है। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा कि हाँ भाई, ये आपकी भांजी है।
फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोले, अब बस बहुत हो गया, तूने जितना सहना था ना सह लिया, अब एक भी आंसू नहीं बहाएगी, अब ये सब तेरा भाई देखेगा। उसके बाद वो मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ लेकर घर आ गए। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची और माँ को देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ मेरी हालत देखकर घबरा गई। उन्होंने मुझे संभाला और बार बार पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तभी भाई ने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बात बता दी। ये सुनते ही माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और पिताजी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने गुस्से में कहा, उन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के अपने ही घर में रहकर उसी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मेरी नातिन को मनहूस कहा और मेरी बेटी को इतना रुलाया, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी भाई ने पिताजी को शांत करते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ये मामला अब मैं संभालूंगा। जिन्होंने मेरी बहन और मेरी भांजी के साथ गलत किया है, उन्हें उनके हर काम का हिसाब देना पड़ेगा। उसी दिन भाई ने अपने भरोसेमंद आदमी को विशाल और उसके परिवार पर नजर रखने के लिए लगा दिया, ताकि अगर वो कोई चाल चलने की कोशिश करें तो हमें तुरंत पता चल जाए। उसके बाद भाई ने हमारे फैमिली लॉयर से बात की और अगले ही दिन हम सभी उनसे मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। हमने उन्हें शादी से लेकर आज तक की पूरी कहानी एक एक बात विस्तार से बताई। मैंने उन्हें सारे मैसेजेस दिखाए, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई और जो भी सबूत मेरे पास थे वो सब उनके सामने रख दिए। उन्होंने बहुत ध्यान से हर बात सुनी और सारे सबूत देखने के बाद कहा कि आपके साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से गलत व्यवहार किया गया है और कानून में इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिर उन्होंने मेरे नाम से तलाक का एक लीगल नोटिस तैयार किया। उस नोटिस में साफ साफ लिखा गया कि शादी के बाद लगातार मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, मुझे मानसिक रूप से परेशान किया गया, मेरी बेटी के जन्म के बाद मेरे और मेरी बच्ची के साथ भेदभाव किया गया और इन सब कारणों से अब मैं इस शादी को आगे नहीं रखना चाहती। उसमें यह भी लिखा गया कि तय समय के अंदर इस नोटिस का जवाब दिया जाए। अगर जवाब नहीं दिया गया तो मामला अदालत में आगे बढ़ाया जाएगा। नोटिस तैयार होने के बाद उसे कानूनी प्रक्रिया के अनुसार विशाल और उसके परिवार के पते पर भेज दिया गया। उस समय विशाल अपनी माँ और जिया के साथ घर के बाहर ही बैठा हुआ था, क्योंकि अभी तक उन्हें घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। तभी डाक लेकर एक कर्मचारी वहां पहुंचा और उसने विशाल के हाथ में मेरे नाम से भेजा गया लीगल नोटिस दे दिया। विशाल ने पहले तो हैरानी से लिफाफे को देखा, फिर जैसे ही उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसकी माँ और जिया भी घबराकर उसके पास आ गईं और उससे पूछने लगी कि आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है। विशाल ने जैसे ही उन्हें नोटिस पढ़कर सुनाया तो कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि मामला सिर्फ घर के झगड़े तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब कानून भी इस मामले में शामिल हो चुका है और अब उन्हें अपने हर गलत काम का जवाब अदालत में देना पड़ सकता है। उनकी घबराहट उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि शायद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस लड़की को वो हमेशा कमजोर समझते रहे, एक दिन वही अपने सम्मान और अपनी बेटी के लिए इतनी मजबूती से उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और फिर नोटिस मिलने के बाद विशाल के दिमाग में इतना घटिया प्लान आया कि उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कुछ दिन के बाद उसका मेरे पास फोन आया। उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी पूरी बात सुनने से पहले कुछ मत कहना। मैं अपनी माँ और बहन की बातों में आ गया था। वही लोग हमारे बीच लड़ाइयाँ करवाते रहे, वही लोग चाहते थे कि हम दोनों अलग हो जाएं, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। अगर तुम सच में मुझे हमेशा के लिए छोड़ना नहीं चाहती तो बस एक बार मुझसे मिल लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने उससे साफ मना कर दिया और कहा कि अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन फिर उसने कहा कि कम से कम मुझे अपनी बेटी को एक बार देखने का मौका तो दे दो, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर मैंने कहा, तुम्हें अब अपनी बेटी की याद आ रही है? जब तुम्हारी माँ और बहन उसे मनहूस कह रही थी, तब तुमने एक बार भी उसका साथ नहीं दिया। जब मुझे ऑपरेशन के बाद अकेला छोड़कर चले गए, तब तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया। उस समय वो बार बार माफ़ी मांगने लगा और बोला मैं सच में पागल हो गया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसकी बार बार मिन्नतें करने पर और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर मैं उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। उसने मुझे एक पार्क का पता भेजा और कहा कि वहीं मिलते हैं। अगले दिन मैं अपनी बेटी तारा को लेकर वहां पहुंच गई। विशाल पहले से वहां मौजूद था। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मेरे सामने रोने का नाटक करने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी माँ और जिया को गांव वापस भेज दूंगा, वो अब हमारे साथ नहीं रहेंगी।
हम फिर से पहले की तरह अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखते हुए साफ शब्दों में कहा कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। मेरी बात सुनते ही वो और ज़्यादा रोने का नाटक करने लगा, यहाँ तक कि मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरे सामने बार बार वही दिन आ रहे थे जब मेरी बेटी को मनहूस कहा गया था, जब मुझे अकेला छोड़ा गया था, जब मेरे सम्मान की कोई कीमत नहीं समझी गई थी। इसलिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं पिघला। काफ़ी देर तक जब उसे समझ आ गया कि मैं नहीं मानूंगी, तो अचानक उसका पूरा चेहरा बदल गया। उसकी आंखों का गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने गुस्से में कहा कि मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तू इतने नखरे दिखा रही है। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे सच में प्यार करता था? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी वो हंसते हुए बोला, मैं तो सिर्फ तेरी दौलत के लिए तेरे साथ था, और तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरे घर के कागज़ अपने नाम करवाने का इंतज़ाम भी मैं कर चुका हूँ। अब चुपचाप वो कागज़ मेरे नाम कर दे, फिर आराम से तलाक ले लेना, क्योंकि अब मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम सुन रह गई। कुछ मिनट पहले जो आदमी रो रो कर माफिया मांग रहा था, वही अब अपना असली चेहरा दिखा रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना गिर सकता है। वो फिर बोला, मैंने सोचा था प्यार से मना लूंगा, लेकिन तू नहीं मानी, इसलिए अब मुझे अपना असली रंग दिखाना पड़ा। अब जल्दी से घर की चाबी दे और सारे कागज मेरे हवाले कर दे। मैं अपनी माँ और बहन को वापस उसी घर में लेकर जाऊंगा। मैंने तुरंत अपना हाथ उससे छुड़ाया और उससे दूर हट गई। फिर मैं वहां से जाने लगी, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया और गुस्से में बोला, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। पहले वो कागजात दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने भी पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे रास्ता दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो फिर भी नहीं हटा। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, हाथ हटाकर पीछे हो जा। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे भाई राज वहां खड़े थे। वो मेरे और विशाल के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। उनके साथ उनके दो आदमी भी थे। भाई ने गुस्से में विशाल का कॉलर पकड़ लिया और कहा, मेरी बहन को धमकी देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं भाई को देखकर हैरान रह गई। मैंने पूछा, भाई आप यहाँ कैसे? तभी भाई ने कहा, मुझे पहले से शक था कि ये आदमी कोई नई चाल चल रहा है, इसलिए मैं दूर से तुम दोनों पर नजर रखे हुए था। विशाल तुरंत अपना रंग बदलते हुए बोला, नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस इससे माफी मांगने आया था, मैं तलाक नहीं चाहता। तभी भाई ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तू इस लायक ही नहीं है कि मेरी बहन तेरे साथ एक दिन भी रहे। तेरी औकात क्या थी? फिर भी इसने तुझे अपना पति बनाया, अपने घर में रखा, तेरी माँ और तेरी बहन को अपने घर में जगह दी, उनका खर्चा उठाया, और बदले में तुम लोगों ने इसे और इसकी मासूम बेटी को क्या दिया? सिर्फ अपमान और दर्द। इसके बाद भाई मेरी तरफ मुड़े और बोले, अब समय आ गया है कि तुझे इसकी पूरी सच्चाई पता चलनी चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने पूछा, कौन सी सच्चाई? तब भाई ने ये कहा कि ये आदमी पहले से शादीशुदा है, गांव में इसकी पहली पत्नी रहती है और उससे उसकी एक बेटी भी है। ये बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरी सांसें रुक सी गईं। मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। भाई ने आगे कहा, इसकी माँ और इसकी बहन को भी इस बात की पूरी जानकारी थी, लेकिन ये लोग चाहते थे कि किसी अमीर लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उसकी दौलत पर जिंदगी भर ऐश करें। इसलिए इन्होंने तेरे साथ शादी का नाटक किया और तुझे इस्तेमाल किया। भाई की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं वहां खड़ी विशाल की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। उस समय मुझे समझ आ गया था कि जिस इंसान को मैंने अपनी पूरी दुनिया समझा था, वो शुरू से ही मेरे भरोसे, मेरे प्यार और मेरी जिंदगी के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहा था। तभी भाई ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। पुलिस पहले से ही आसपास मौजूद थी, इसलिए कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई। पुलिस ने पहले मुझसे पूरी बात पूछी, फिर भाई ने उन्हें सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। पार्क में विशाल ने जो धमकियां दी थी, वहां मौजूद लोगों ने भी पुलिस को पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए विशाल को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। विशाल की मां और उसकी बहन को भी बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि जांच में उनके खिलाफ भी कई सबूत सामने आ चुके थे। मैं चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, आज वही पुलिस की गाड़ी में बैठकर जेल जा रहा था। लेकिन मुझे उसके लिए बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि मेरी मासूम बेटी और एक दूसरी औरत की जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
कोर्ट में कई तारीखों तक सुनवाई चली। मेरे पास जितने भी सबूत थे मैंने सब कोर्ट में पेश किए, जिनमें मैसेज, दस्तावेज, रिकॉर्डिंग और दूसरे ज़रूरी कागज़ शामिल थे। मेरे भाई और हमारे फैमिली लॉयर ने भी पूरी मजबूती से मेरा साथ दिया। इसी दौरान मेरे भाई ने गांव जाकर विशाल की पहली पत्नी को भी सारी सच्चाई बताई। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसे सबूत दिखाई गए तब उसे समझ आया कि उसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने भी बिना डरे कोर्ट में आकर गवाही देने का फैसला किया। सुनवाई वाले दिन वो भी अदालत में मौजूद थी। उसने जज साहब के सामने साफ साफ बताया कि उसकी शादी कई साल पहले विशाल से हुई थी। विशाल ने उसे हमेशा यही कहा था कि वो शहर में सिर्फ काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। उसने अदालत में ये भी कहा कि उसके साथ भी झूठ बोला गया और उसे धोखे में रखा गया। उसकी गवाही सुनकर अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि विशाल ने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि अपनी पहली पत्नी के साथ भी धोखा किया था। कोर्ट ने सभी गवाहों की बातें सुनी, सभी दस्तावेजों और सबूतों की जांच की और दोनों पक्षों को पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। काफी समय तक सुनवाई चलने के बाद आखिरकार फैसला सुनाने का दिन भी आ गया। उस दिन मैं अपने माता पिता और अपनी छोटी सी बेटी के साथ अदालत में मौजूद थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी का फैसला होने वाला था। कुछ देर के बाद जज साहब अदालत में आए। उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि मेरे साथ गंभीर धोखा हुआ था और मेरी संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर विशाल, उसकी मां और उसकी बहन को दोषी ठहराया और कानून के अनुसार उसके खिलाफ सजा सुनाई। साथ ही मेरा और विशाल के तलाक को भी मंजूरी दे दी गई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मेरी संपत्ति और मेरे अधिकार पूरी तरह मुझे वापस दिए जाएं। फैसला सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे, क्योंकि इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार मुझे इंसाफ मिल गया था। दूसरी तरफ विशाल, उसकी माँ और उसकी बहन के चेहरे उतर चुके थे। उन्हें शायद आखिरी समय तक उम्मीद थी कि वो किसी तरह बच जाएंगे, लेकिन इस बार कानून ने सच का साथ दिया। अदालत के बाहर निकलते समय विशाल की पहली पत्नी मेरे पास आई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हमारे साथ जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम आज हमें इंसाफ तो मिल गया। उसकी बात सुनकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मैं समझ सकती थी कि उसने भी मेरी तरह बहुत दर्द सहा था। इसके बाद वो अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए वापस चली गई और मैं भी अपनी बेटी के साथ अपने मायके लौट आई। मेरी कंपनी का पूरा अधिकार भी मुझे वापस मिल गया। मैं धीरे धीरे फिर से अपने काम में लग गई। मेरे माता पिता और मेरा भाई हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। मेरी बेटी तारा भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी मुस्कान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब हर सुबह उसकी हंसी से शुरू होती थी, हर रात उसे सीने से लगाकर खत्म होती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी बेटी को ऐसी परवरिश दूंगी जहां उसे कभी ये महसूस न हो कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। मैंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया और पूरी मेहनत से अपनी जिंदगी फिर से खड़ी की। आज मैं अपनी बेटी, अपने माता पिता और अपने भाई के साथ बहुत खुश हूँ। अब मुझे किसी का भी डर नहीं है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि अगर इंसान सच के साथ खड़ा रहे तो चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आखिर में जीत सच की ही होती है। और मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर हमेशा के लिए पीछे छूट चुका है।